हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। तो ये हमारा छठवां चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 6.1 बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि उस एक्सरसाइज में हमसे समरूप और सर्वांग समता के आधार पर आकृतियाँ पूछी जाएंगी और हमें खाली स्थान भरने होंगे। तो जब आपको ये पता होगा कि समरूप क्या होता है और समरूपता क्या होता है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके लिए समरूप आकृतियाँ और सर्वांग समता ये दो डेफिनेशन लेकर आए हैं, ताकि मन को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इनके बारे में कि समरूप आकृति कौन सी होती हैं और सर्वांग सम आकृति कौन सी होती हैं, ताकि आप कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में एग्जाम में आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और सर्वांग सम आकृति क्या होती हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपने हाई स्कूल के एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, त्रिभुज हमारे एग्जाम में पूरे 10 to 15 नंबर का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सभी लोगों को कठिन लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपको त्रिभुज इस मैथ में कक्षा 10 की सबसे इजी लग सके। हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम आपको इतना सिंप्लीफाई करके त्रिभुज पढ़ाएं, ट्रायंगल पढ़ाएं, कि ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम समरूप आकृतियाँ, जो कि हमारी पहली डेफिनेशन है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि ऐसी आकृतियाँ जिनका रूप तो समान हो परंतु आकार साइज अलग अलग हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या लिखा हुआ है? ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान हो परंतु आकार साइज अलग अलग हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा तो हम एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल देते जाएंगे और आपको क्लियर कराते जाएंगे। तो यहाँ पर इसने क्या कहा? ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान हो परंतु आकार व साइज अलग अलग हो। जैसे हमने ले लिया एक वृत्त, ए हमारा एक वृत्त है। अब एक वृत्त तो ए है हमारा और एक वृत्त ए है। अब इन दोनों वृत्तों में आप क्या बता सकते हैं कि यह वृत्त छोटा है, इसकी त्रिज्या कम है, और ये वृत्त बड़ा है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। तो हम आपको डेफिनेशन के थ्रू ही समझाएंगे। उसने कहा ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान हो, तो यहाँ पर ये भी वृत्त है, ए भी वृत्त है, दोनों का रूप तो समान है। फिर से समझते हैं, दोनों का रूप तो समान है क्योंकि ये भी वृत्त है और ये भी हमारा वृत्त है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान हो परंतु आकार व साइज अलग अलग हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसका आकार छोटा है, मतलब कि ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो इन दोनों में यदि हम आपसे अंतर पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो यहाँ पर इन दोनों में अंतर है कि ये बड़े और छोटे हैं, किंतु कौन है ये दोनों? किंतु ये दोनों हैं तो वृत्त क्या हैं? ये दोनों वृत्त हैं। तो हमारी डेफिनेशन इसी से क्लियर होगी कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप तो समान हो, रूप का मतलब दोनों वृत्त हैं, रूप तो समान हो लेकिन साइज आकार अलग अलग हो। आकार इसका छोटा है, इसका आकार बड़ा है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है कि ये बड़े छोटे हैं लेकिन है तो दोनों वृत्त ही। इसी को कहते हैं समरूप आकृतियां। दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं आपके सामने। ये हमारा एक वर्ग है और एक हमारा ए वर्ग है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम पूछेंगे तो सब लोग इसे भी वर्ग बोलेंगे और इसे भी वर्ग बोलेंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि इनकी भुजाएं बड़ी व छोटी हैं। ये छोटा वर्ग है और ये वाला बड़ा वर्ग है। तो समरूप आकृतियां वही आकृतियां कहलाती हैं जिनका आकार मतलब रूप तो समान हो, कि ये भी हमारा क्या है? वर्ग है और ये भी हमारा वर्ग है, परंतु आकार व साइज अलग अलग हो, मतलब ये छोटी साइज का है और ये बड़ी साइज का है। तो उसी को आपको देखना है कि समान तो होना चाहिए लेकिन बड़ा या छोटा होना चाहिए। यदि और सिंप्लीफाई किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं आप कि ये यदि इसको पूरा ढक ले तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सर्वांग सम होगा, और यदि नहीं ढकता तो समरूप कहलाएगा। इसको हम नीचे वाली डेफिनेशन से क्लियर करेंगे, अभी यहीं पर फोकस होगा हम। और आपके सामने एग्जांपल रखते हैं। जैसे आपके हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है और एक हमारा ये त्रिभुज है। तो आप बस समझने की कोशिश करना, डिफरेंस निकालना कि यहाँ पर ए भी, इसको भी आप किसी से भी कहेंगे तो ये वही कहेगा कि भाई ये भी त्रिभुज है और ये भी हमारा त्रिभुज है। लेकिन यदि आप उससे एक क्वेश्चन करें कि आप ये बताइए इन दोनों में डिफरेंस किया है, तो वह यही डिफरेंस बताएगा कि ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब उनके आकार साइज में अलग अलग हैं, साइज में डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों हैं तो एक
एक ही चीज, जैसे ए त्रिभुज है तो ए भी त्रिभुज है, ए वृत्त है तो ए भी वृत्त है, और ए वर्ग है तो ए भी वर्ग है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आकार, साइज, बड़ा छोटा। यदि एक के ऊपर हम एक को रख दें तो वह ढक नहीं पाएगा, और जब भी ढक नहीं पाएगा तो वह समरूप आकृतियों में आएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। और अब यहाँ पर हम नीचे बात करेंगे सर्वांग समता की। तो सर्वांग समता की बात करने से पहले हम इसको रफ करेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकेंगे, और जब हम आपको एक्सरसाइज 6.1 कराएंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्वांग समता किसे कहते हैं। समरूप तो आप समझ चुके होंगे आई होप। इसके बाद सर्वांग समता क्या कहते हैं? ऐसी आकृतियां जिनका रूप, आकार, आकृति बिल्कुल समान हो सर्वांग सम कहलाती हैं। या तो सर्वांग सम भी बोल सकते हैं, सर्वांग समता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? ऐसी आकृतियां जिनका रूप, आकार, आकृति बिल्कुल समान हो सर्वांग सम कहलाती हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको क्लियर कराना आपको बताएंगे ताकि आप समझ सकें। जैसे फ्रेंड्स हमने एक समझने के लिए वृत्त ही ले लिया, तो एक हमारा ए वृत्त है, आप देख सकते हैं, और एक हमारा ए वृत्त है। अब इन दोनों वृत्तों में आप मान के चलिएगा कि इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या है, मतलब इसकी रेडियन भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियन भी 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त एक ही साइज के हैं, दोनों वृत्त एक ही साइज के हैं, मतलब जितना ए वृत्त है इतना ही ए वृत्त है, मतलब दोनों वृत्त समान हैं, बिल्कुल एक सी साइज के हैं। यदि और सिंपलीफाई किया जाए तो इस वृत्त को यदि इसके ऊपर रख दिया जाए तो इसको पूरा ढक लेगा, और यही सर्वांग सम होता है। फिर से बताते हैं, जैसे हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, जैसे हम आपके सामने एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे हम आपके सामने एक त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ये त्रिभुज है हमारा, और यदि हमने एक त्रिभुज और बनाया, अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज लाइक दैट समान है, जितनी भुजा इसकी है इतनी ही भुजा इसकी है, मतलब कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान है, साइज में बिल्कुल समान है, आकार में बिल्कुल समान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों त्रिभुज तो हैं, ये दोनों वृत्त तो हैं, लेकिन इन लोगों के साइज भी बराबर हैं, इनके साइज भी बराबर हैं, इन आकृतियों के साइज भी बराबर हैं। समझने की कोशिश करना, जैसे इतनी भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये भी 3 है। मतलब सर्वांग सम उसे बोलते हैं जिसका आकार, रूप, आकृति, साइज सब कुछ बराबर हो। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन दोनों बराबर साइज के हैं। यदि इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रख दिया जाए तो ये पूरा उसको ढक लेगा। ढकेगा कब? जब दोनों बराबर साइज के होंगे। फिर से बताते हैं, इसी प्रकार ये वृत्त है, आपके सामने और एग्जांपल रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस वर्ग को बनाया और इसी साइज का हमने दूसरा वर्ग बनाया, तो ये दोनों वर्ग क्या हैं? ये दोनों वर्ग समान है, जितनी लंबाई इसकी है इतनी लंबाई इसकी भी है, इतनी चौड़ाई इसकी इतनी है, उसकी भी चौड़ाई उतनी ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि इस वर्ग के ऊपर दूसरा वर्ग रख देंगे तो वह उसको ढाक देगा। यही हम समझाना चाहते हैं कि सर्वांग सम उसे कहते हैं जिनकी आकृतियां समान हो, रूप समान हो, साइज समान हो, तो वह सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। और समरूप क्या होता है कि रूप समान होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रूप समान होना चाहिए। और सर्वांग समता कहती है कि रूप भी समान होना चाहिए, साइज भी समान होना चाहिए, और आकृति भी समान होनी चाहिए। इसे बोलते हैं हम सर्वांग समता या सर्वांग सम, और इसे बोलते हैं हम समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां हम उन्हें बोलते हैं जिनका रूप समान होना चाहिए, चाहे वो साइज में बड़ी हो या साइज में छोटी हो। लेकिन सर्वांग सम उसे बोलते हैं जिनकी आकृति, साइज, रूप सब कुछ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई होप कि समरूप और सर्वांग समता का आपका कंसेप्ट क्लियर हो सका होगा। हमारी सर्वांग सम होती हैं वो समरूप डेफिनेटली होती हैं। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, हम बताते हैं आपको। जैसे यदि ये सर्वांग सम है तो इनकी साइज बराबर है और आकार बराबर है। और समरूप आकृतियां क्या कहती हैं कि ऐसी आकृति जिनका रूप तो समान हो परंतु आकार, साइज अलग अलग हो। अब यहाँ पर इनका रूप तो समान है तो हर एक सर्वांग सम वस्तु समरूप होगी, लेकिन समरूप वस्तु सर्वांग सम नहीं हो सकती। समरूप वस्तु सर्वांग सम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारी समरूप वस्तु में हमने एक वर्ग ले लिया, ये हमारा एक वर्ग है, एक हमारा ए वर्ग है। अब आप समझने की कोशिश करना, समरूप क्या कहता है कि रूप समान होना चाहिए। रूप के लिए ए भी हमारा वर्ग है और वो भी हमारा वर्ग है, इन दोनों में दोनों वर्ग हैं, लेकिन ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है।
अब यहाँ पर ये तो हमारी समरूप हो जाएंगी क्योंकि रूप समान होना चाहिए, में आकार साइज से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये तो हमारी समरूप में आ गई ये दोनों वर्ग। लेकिन सर्वांग सम क्या कहता है कि ऐसी आकृतियां जिनका रूप आकार आकृति बिल्कुल समान होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का रूप तो समान है लेकिन आकार और साइज बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये छोटा वर्ग है और ये बड़ा वर्ग है, इसलिए हर एक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती, लेकिन हर एक सर्वांग सम वस्तु समरूप हो सकती है क्योंकि इसका रूप तो समान है और साइज भी समान है, इसलिए सर्वांग समता में आता है। लेकिन सर्वांग सम में एक खासियत होती है कि इनके रूप समान होते हैं और रूप जब जब समान होंगे वो समरूप में आएगा, लेकिन समरूप कभी सर्वांग सम नहीं हो सकता। समरूप सर्वांग सम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनमें साइज का अंतर होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े और छोटे हैं, लेकिन ये सर्वांग सम में बिल्कुल बराबर समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सर्वांग सम ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बिल्कुल समान होनी चाहिए लंबाई में, आकार में, आकृति में, और समरूप का मतलब होता है कि ओनली उनका रूप समान होना चाहिए। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे आपके लिए हमने उतना करने की कोशिश की। इसी के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समरूप और समरूपता का कॉन्सेप्ट। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब हम इसी के साथ आपको प्रश्नावली 6.1 कराएंगे जिसमें आपको समरूप और सर्वांग समता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। आपको नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.1 देखने को मिलेगी। हमारा इस वीडियो में उद्देश्य था कि हम आपको यहाँ पर समरूप और सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी पूरी समाप्त नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारी सर्वांग समता की कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शर्त होती हैं, वो भी हमें आपको बतानी है। अब समरूपता की शर्त भी होती है, कंडीशन वही होती हैं। इनकी शर्त होती हैं कोण कोण समरूपता, भुजा भुजा समरूपता, इस प्रकार हमारी कंडीशन होती हैं जो कि हम आपको प्रश्नावली 6.3 में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी होगा क्योंकि 6.1 एक्सरसाइज में हमें समरूप और सर्वांग समता से मतलब होगा। इसके बाद 6.2 में हम आपको थेल्सपिर में बताएंगे और 6.3 में आपको सर्वांग समता से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसी में हम आपको कंडीशन बताएंगे, तब हम उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको 6.1 एक्सरसाइज के लिए समरूप आकृतियां और सर्वांग समता का कंसेप्ट बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम प्रश्नावली 6.1 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।